कपूर शो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम शुभम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर कॉलेज हॉस्टल में रहने गया। दरअसल कॉलेज के शुरू के कुछ दिन मैं अपनी मौसी के यहाँ ही रुका हुआ था। उनका घर उसी शहर में था जहाँ मेरा कॉलेज। क्योंकि उनके घर से मुझे कॉलेज ज़रा दूर पड़ रहा था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कॉलेज हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। हमारे कॉलेज हॉस्टल की 3 बिल्डिंग्स थीं। मुझे आखिरी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लास्ट रूम दिया गया। क्योंकि मैं ज़रा देर से पहुंचा था, उस वक्त वही कमरा खाली था। उन्हीं दिनों कुछ सीनियर्स ने उस रूम को लेने की बात सुन के मुझसे कहा कि यार शुभम, तू वो कमरा मत ले। अच्छा नहीं है वो कमरा, बड़ा ही मनूस सा है। कहते हैं कि उसमें भूत प्रेत जैसा कुछ है। साथ ही वो कमरा किनारे पे है, जिसकी बालकनी उस किनारे पे खुलती है जहाँ दूर दूर तक खाली ज़मीन पड़ी है। लोग कहते हैं उस ज़मीन में लाशें गड़ी मिली थीं। उस वक्त मैंने इन बातों को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि हर कॉलेज या हॉस्टल की अपनी कोई भूतिया कहानी होती है, ये बहुत आम सी बात है। हमारे तो स्कूल के कब्रिस्तान पे होने की अफवाहें तक थीं, तो जाहिर सी बात थी कि इन बातों को गंभीरता से ना लेना एक बहुत ही आम बात थी। मेरा हॉस्टल रूम कुछ इस तरह था कि रूम के दोनों किनारियों पर एक एक बेड था और बीच में टेबल चेयर को रखने के लिए जगह। एक बेड उसी बालकनी की खिड़की से लग के था जिसके सामने भूतिया ज़मीन होने की बात सुनी थी। मैंने जब पहली बार बालकनी से देखा तो लगा कितना खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी दूर तक बस खाली प्लॉट ही पड़े हुए थे। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि बालकनी के साइड का बेड तो मैं ही लूँगा और सुबह सुबह का नज़ारा देखूंगा। कल को अगर कोई और रूममेट आ गया तो कम से कम मैं उसे कह तो पाऊंगा कि उस किनारी का बेड मेरा है। जिस रोज़ मैं रूम में शिफ्ट हुआ था, पूरा दिन कॉलेज की भागदौड़ में बिताने के बाद जब रात करीब 9 बजे मैं कमरे में आया तो आते से ही मैंने अपना सामान रखा और खाना खाने के लिए निकल गया। फिर मैं सीधा 10 साढ़े 10 के करीब कमरे में वापस आया। थकान इतनी हो चुकी थी कि आते से ही मैं अपने बेड पे लेट गया और आंख बंद करके नींद का इंतजार करता रहा। कुछ ही मिनट हुए होंगे जब मेरी आंख लग गई। करीब 1-1.5 घंटा बहुत राहत की नींद आई। हालांकि नींद में मुझे ऐसा लग रहा था मानो उस बिस्तर पर जगह कम हो, जैसे कोई मेरे साथ ही बेड पे हो। खैर, घड़ी का काटा जब करीब 12 बजे के आसपास रहा होगा, एक झटके से मेरी नींद टूट गई। जैसे कोई चौंक कर नींद से उठ जाता है। ये हम सभी के साथ कभी ना कभी होता है, इसलिए मैंने इस घटना को आम समझा। मैंने उठ के पानी पिया और फिर सोने की कोशिश की। पहले तो कुछ देर मेरी नींद लगी ही नहीं। फिर जैसे तैसे नींद लगी तो मानो 5-10 मिनट में ही मेरी नींद फिर खुल गई। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। रात के करीब 3 बजे होंगे जब बिल्कुल भी नींद ना आने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बालकनी में जाके एक सुट्टा मार लेता हूँ। मैंने बालकनी का गेट खोला, सिगरेट जलाई और ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए सिगरेट का गश्त लगाने लगा। कुछ ही मिनट हुए थे जब मैंने देखा कि सामने की ज़मीन के एक किनारे पे एक पेड़ के पास कोई औरत खड़ी है। उसकी काफ़ी हल्की झलक नज़र आ पा रही थी, मगर देख के लग रहा था जैसे वो पेड़ के पीछे से मेरी ही ओर देखी जा रही हो। ये थोड़ा डरावना था, इसलिए मैं गेट बंद करके अंदर आ गया। फिर पूरी रात सोने की कोशिश के बाद भी मेरी नींद नहीं लग सकी। अगली रात भी इसी तरीके की परेशानियों ने मुझे सोने नहीं दिया। जब जब भी मेरी आंख लगती तो लगता जैसे मानो मेरे बिस्तर पे किसी की मौजूदगी है। और इसी सब के बीच मेरा ध्यान जब खिड़की के बाहर गया उस ज़मीन की तरफ, तो मेरे होश ही उड़ गए। इस बार फिर से कोई औरत की परछाई थी जो उस अंधेरे से भरी ज़मीन पर खड़ी मेरी खिड़की की ओर देख रही थी। वो बहुत डरावना था। मैंने तुरंत खिड़की को बंद करते हुए पर्दा डाल दी। लेकिन इसकी अगली रात जो हुआ उस पे तो विश्वास तक करना मुश्किल था। उस रात मैंने देखा कि वही औरत मेरी बालकनी के ठीक नीचे खड़ी हुई है और मेरी ही बालकनी की ओर एक टक देखे जा रही है। इतना देख के तो मेरे पसीने ही छूट गए थे। पता नहीं क्या समझूं इस सबको। क्या वो इंसान थी, कोई भूत प्रेत या कोई चोर डकैत? उसी रात हद तब हो गई जब करीब 3 बजे के आसपास
मैंने अपनी बालकनी के बाहर की तरफ से दरवाजे पे खटखट की आवाज़ सुनी। कोई मेरी बालकनी का दरवाज़ा, जिस दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी थी, वही दरवाज़ा कोई बाहर से कैसे खटखटा सकता था, वो भी तब जब मेरी बालकनी तीसरी मंजिल पर थी। मैंने मुश्किल से हिम्मत करके ये चेक किया कि कहीं कोई खिड़की या दरवाजे की कुंडी खुली तो नहीं रह गई है। अगले 1-1.5 घंटे तक थोड़ी थोड़ी देर में वही खट खट की आवाज़ आती रही और मैं डरा सहमा अपने बिस्तर पर ऐसे लेटा रहा जैसे मानो मुझे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस वक्त मैं अपने बिस्तर से उठकर किसी दोस्त के कमरे तक भी चला जाता। बस मन ही मन मैं ऊपर वाले को याद करता रहा। अगली सुबह सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था रूम चेंज के लिए रिक्वेस्ट डालने का, लेकिन सभी कमरे फुल थे। मुझे दूसरा रूम नहीं मिल पा रहा था। मेरे चेहरे पर ये शिकन और परेशानी देख हमारे सिक्योरिटी चाचा ने मुझसे पूछा कि बात क्या है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिसपे उन्होंने मुझे बताया कि उस ओर वाली ज़मीन ठीक नहीं है। एक दफ़ा उस ज़मीन के नीचे लाशें मिली थीं। चाचा ने मुझे सलाह देते हुए कहा कि जब तक मुझे दूसरा कमरा नहीं मिल जाता तब तक मैं रोज़ाना कमरे में बजरंगबली के नाम की अगरबत्ती लगा दिया करूं और बालकनी और खिड़की के पास रख दिया करूं। ऐसा करने से बुरी हवा बैर दूर रहेगी। साथ ही सोने से पहले 40 का पाठ करने की भी सलाह दी। मैंने भी ठीक ऐसा ही किया। अब मैं कमरे में पूजा पाठ करके सोता। साथ ही मैंने अपना बिस्तर भी बदल लिया था। अब मैं बालकनी से लगे उस बिस्तर पर नहीं सोता, बल्कि सामने एंट्रेंस गेट से लगे बेड पे सोने लगा। ये तरीका काम कर गया। अब मुझे रात में नींद भी आ रही थी और ऐसा भी न लगता जैसे मेरे बिस्तर पर कोई हो। कुछ दिन चीज़ें ठीक चली। एक रोज़ शनिवार की रात जब सब लड़कों का पार्टी का प्लान था और सबको नीचे ग्राउंड में इकट्ठा होना था, उस दिन कुछ डरा देने वाला वाक्य हुआ। मैं लाइब्रेरी से होता हुआ ग्राउंड पहुंचा। मेरे पहुंचने से 30 सेकंड के अंदर मेरा दोस्त विकास भी वहां आ गया और उसने मुझे देखते से ही कहा कि शुभम, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू तो ऊपर रूम में था ना। जिस पे मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तो लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। लेकिन विकास अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने बताया कि कुछ देर पहले वो फ़ोन पर बात कर रहा था जब वो मेरे कमरे के सामने से गुजरा, और उसी वक्त उसने मेरे कमरे की खिड़की से नोटिस किया कि मेरे कमरे में बालकनी से लगे बिस्तर की ओर कोई बैठा हुआ है। वो फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बात करता हुआ सीधा नीचे ग्राउंड तक आ गया। यहाँ दो बातें बहुत अजीब थीं। पहली बात ये कि मेरे रूम से ग्राउंड तक आने के लिए एक ही रास्ता था, जिसपे विकास खुद होता हुआ आया था। तो अगर मैं रूम में होता तो नीचे आते टाइम उसे ज़रूर दिखता। दूसरी बात ये कि जब मैं रूम से निकला तो सारी खिड़कियां बंद करके और मेन डोर पर ताला लगा के आया था, तो कैसे कोई मेरे रूम में दिखाई दे सकता था? जाहिर सी बात है, मैं काफ़ी डर गया था। मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि शायद विकास मजाक ही कर रहा है। उस रोज़ पार्टी की वजह से मैं अपने कमरे में वापस जाने से बच गया और अगली रात तक मैं इस बात को भूल चुका था। लेकिन अब जो होने वाला था उससे ना ही सिर्फ मैंने रातों रात वो रूम छोड़ दिया, बल्कि मैं पहले सेमेस्टर के कुछ एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाया था। सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम आने को थे और पिछली कुछ रातों से मैं अपने दोस्त विकास के कमरे में उसके दो और दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मैं वहीं गद्दा डाल के सो जाता था, लिहाजा कई दिनों से मैं ना तो अपने कमरे में रुका था और ना ही उस कमरे में किसी तरह की कोई पूजा पाठ करी थी। फिर एक रात ग्रुप स्टडी करके मैंने फैसला किया कि आज मैं अपने कमरे में जाके आराम से अपने बिस्तर पे सोऊंगा। ऐसे ज़मीन पे गद्दा बिछा के सोने से मेरी पीठ में दर्द आ गया था और अगली सुबह मेरे सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम भी था। तो रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में आया। मैंने बालकनी वाले बिस्तर पे अपना बस्ता और किताबें रखी और बिना किसी पूजा पाठ या जाप के सीधा अपने बिस्तर पे जा गिरा। 2 मिनट ही हुए होंगे, मेरी नींद लग गई। लेकिन उस रात जो होने वाला था वो वाकई में भयानक था। रात करीब 1 बजे के बाद का समय रहा होगा। गहरी नींद में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ लगी। ऐसा लगा जैसे सामने के बिस्तर से किसी ने कुछ नीचे फेंका है। मेरा चेहरा दीवार की तरफ था। मुझे नहीं पता था कि पीछे बालकनी के बिस्तर की ओर
हुआ क्या है, लेकिन उस आवाज़ से मेरी नींद टूट गई थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर मुझे उसके चलने की आहट महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे वो सामने बिस्तर पर बैठ गया हो। अब तक मेरी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। मैं समझ चुका था कि मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई मौजूद था, कोई ऐसा जिसके होने का एहसास कई बार मुझे नींद में पहले भी हो चुका था। लेकिन अब इस वक्त मेरे लिए कुछ भी करना दिल का दौरा आ जाने जैसे खतरनाक था। ये सब और भयानक तो तब हो गया जब मुझे पीछे से किसी के गुर्राने की धीमी सी आवाज महसूस हुई। मैंने बहुत डरते हुए फैसला किया कि मैं करवट लूंगा और बेहद हल्की खुली आंखों से ये देखूंगा कि पीछे हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटा के मैंने इस तरह करवट ली मानो कि ये करवट मैंने नींद में ही ली हो, और हल्की खुली आंखों से देखा कि मेरी किताबें जो मैंने सामने बिस्तर पर रखी थीं वो जमीन पे चारों तरफ बिखरी हुई थीं, और सामने बिस्तर पे किसी लड़के का साया घुटनों में अपना सर दिए बहुत भयानक अंदाज में बैठा हुआ था। ये देख के मेरी जान हलक में अटक गई, मेरी दिल मेरे जुबान तक आ गया। जिस कमरे की कुंडी लगा के मैं सोया था उस कमरे में मेरे पीछे कोई अनजान लड़का, वो भी इस तरह इतनी रात को। ये सब की कसर कम न थी जो कुछ ही देर में उस लड़के की परछाई ने एक झटके से मेरी ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। उसकी लाल डरावनी आंखें ये देख मैं बेहद डर गया, मगर इससे पहले मैं कुछ कर पाता एक जोरदार धमकी आवाज उस बालकनी के गेट पे हुई, जो गेट हमेशा की तरह अंदर से बंद रहता था। अब मेरा सब्र पूरी तरह टूट चुका था। मैं सामने बैठा एक साया देख पा रहा था और बालकनी के दरवाजे की उस पार से खट खट की आवाज सुन रहा था। इससे ज्यादा कुछ हो सकता था तो वो बस मेरी मौत ही थी। मैं चीखता हुआ उठा और सीधा रूम का गेट खोलकर चिल्लाता हुआ कॉरिडोर में भागा। मेरे शोर की आवाज सुन के धीरे धीरे बाकी सब भी जाग गए और कॉरिडोर में ही जमा हो गए। मैं किसी को कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही मैंने होश खो दिए, मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पे था। कुछ दिन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में और कुछ दिन बाबाओं की झाड़ फूक में निकल गए। इसके बाद मैं कभी उस कमरे के पास तक नहीं गया। मेरा सामान तक मेरे दोस्तों ने वापस ला के दिया। आज भी कभी कभी सपनों में वही सब साए मुझे नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कहानी अच्छी और डरावनी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।